बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, जो लास्ट हमारा पॉइंट था, रिकग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, तो उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन क्या होना चाहिए। हमें उस पॉइंट का कैसे पता लगेगा जहां पर हमारा राइट टू रिसीव क्या हो गया है, इस्टेब्लिश हो गया है। उसके लिए कुछ की पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, उन पॉइंट्स को देखते हुए हम चलेंगे यहाँ से। When an entity should recognize the revenue, एक एंटिटी को रेवेन्यू रिकग्नाइज कब करना चाहिए? रेवेन्यू इज रिकग्नाइज व्हेन द प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड टू अ कस्टमर। रेवेन्यू रिकग्निशन पॉइंट वो होता है जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है कस्टमर को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी आसान लफ्जों में कस्टमर जो है वो कंट्रोल ऑब्टेन कर लेता है। A transfer occurs when customer obtains control of the goods or service. A customer obtains control of good or of an a customer obtains control of an asset, good or service when it can direct the use and obtain substantially all the remaining benefits from it. ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी की थी, और इसको समझा दें आपको कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स का मतलब क्या है? बेनिफिट्स ऑफ एन एसेट आर द पोटेंशियल कैश फ्लोस that can be obtained directly or indirectly from the asset in many ways. यानी कि बेनिफिट का मायना ये है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स आपसे कोई चीज़ खरीदता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर है या मशीन के सेलर हैं, तो जब आप मशीन आप क्या कर देंगे, उसको सेल कर देंगे, तो वो फिर उसको यूज़ करने के काबिल हो जाएगा, यूज़ करेगा, उससे इन्वेंट्री प्रोड्यूस करेगा, इन्वेंट्री प्रोड्यूस करके कैश इनफ्लोज क्या करेगा, हासिल करेगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं जो अगली पार्टी के लिए भी इन्वेंट्री है, तो अगर आप उसको अगली पार्टी को गुड्स बेच चुके हैं, तो उस इन्वेंट्री को आगे किसी और को बेच कर क्या करेगा, अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। मतलब मल्टीपल वेज हैं इस चीज़ को समझने के, कि अगर आप एक चीज़ को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, तो मतलब यानी कि फिर वो उसकी यूज को डायरेक्ट कर सकता है, उसकी मर्जी वो खुद इस्तेमाल करे, उसकी मर्जी वो आगे क्या कर दे, उसको बेच दे, उसकी मर्जी वो डोनेट कर दे, उसकी मर्जी वो गिफ्ट कर दे, उसकी मर्जी वो ड्राइंग करके अपने घर ले जाए। तो कंट्रोल उसके हाथ में आ गया इस चीज़ का। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो थ्योरेटिकली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इंडिकेटर्स क्या हैं कंट्रोल के, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। What are the indicators when a control is considered as transferred to the customer? Situation, explanation. The entity has a present right to payment for the goods or services. मतलब सबसे पहली बात क्या है, आपका राइट टू रिसीव क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। मतलब क्या आप गुड्स ट्रांसफर करने के बाद ये मुतालबा कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया है, तो इसका मतलब कंट्रोल पास ऑन हो चुका है। When the entity has a right to payment, this frequently indicates that control has passed to the customer. उसके बाद द कस्टमर हैज लीगल टाइटल। कस्टमर जो है उन गुड्स का क्या बन चुका है, मालिक बन चुका है। नॉर्मली सेल शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन एंटिटी ट्रांसफर द लीगल टाइटल टू द कस्टमर। लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है ना, अगर आपने गुड्स बेची हैं इंस्टॉलमेंट सेल पर, अगर आप जो हैं वो एक मोटरसाइकिल के डीलर हैं, आप कैश में भी मोटरसाइकिल बेचते हैं, आप किस्तों में भी मोटरसाइकिल बेचते हैं, तो अगर एक शख्स आपसे किस्तों में मोटरसाइकिल ले जाएगा, तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आपने उधार पर एक चीज बेची है, उसके बाद अगर आप उसको डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफर कर दें, तो फिर तो वो वापस नहीं आना, आपकी चीज भी चली गई और आपने उसको बगैर मुकम्मल पैसे लिए आपने उसको डॉक्यूमेंट्स क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिया, उसको मालिक बना दिया। तो अब आप किस हैसियत से उससे पैसे मांग सकते हैं? तो बाज़ वक्त क्या होता है, कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने की खातिर लीगल टाइटल को अपने पास रिटेन किया जाता है, ताकि इन केस अगर कस्टमर डिफॉल्ट करे, तो आप उस लीगल टाइटल की बुनियाद पर या तो अपना एसेट वापस ले लें, या बस उसको पेमेंट करने पे क्या करें, मजबूर करें। ठीक है ना? तो एक्सेप्शन है, तो अगर आपने गुड्स बेची है इंस्टॉलमेंट पर, तो इंस्टॉलमेंट में आपको लीगल टाइटल अपने पास रखना है, लेकिन लीगल टाइटल आपके पास रखने के बावजूद भी आपके लिए गुड्स सोल्ड मान ली जाएंगी।
आप इंस्टॉलमेंट्स की निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू और उस प्रेजेंट वैल्यू पर आप सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, भले यहाँ पर लीगल टाइटल ट्रांसफर ना हुआ हो तो तब भी। उसके बाद द कस्टमर हैज फिजिकल पोजीशन, नॉर्मली सेल इज रिकॉर्डेड ऑन फिजिकल पोजीशन एक्सेप्ट फॉर बिल एंड होल्ड सेल्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स एंड कंसाइनमेंट सेल्स, ठीक है ना। तो आमतौर पर क्या करते हैं, आप गुड्स ट्रांसफर कर देते हैं और जब कस्टमर के पास गुड्स फिजिकली ट्रांसफर हो जाती हैं वो आपके लिए सोल्ड जाते हैं, आपके गोडाउन से डिस्पैच हो गई, कस्टमर के पास चली गई। लेकिन बाज दफा फिजिकल पोजीशन होने के बावजूद भी गुड्स जो हैं वो सोल्ड मानी नहीं जाती। इवन कस्टमर के पास क्या है, आपकी गुड्स है, मतलब अगर कस्टमर के पास आपने गुड्स बेची हैं, किस हैसियत से, अगर आपने कस्टमर के पास गुड्स भेजी हैं अप्रूवल की बेसिस पर, तो अगर कस्टमर के पास गुड्स ऑन अप्रूवल है तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर के पोजीशन के पास होने के बावजूद भी आपके लिए सोल्ड नहीं है तब तक कि वो उसको अप्रूव ना कर दे। आपने गुड्स भेजी हैं अपने क्या कहते हैं एजेंट को, ताकि वो आगे सेल कर सके, तो जो एजेंट्स को आपने गुड्स भेजी हैं वो आपके लिए सेल नहीं जब तक कि वो आगे किसी अगली पार्टी को बेच ना दे। ये तमाम बातें बेटा इसमें फॉल करती हैं, इसको अच्छी तरह समझेगा। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा मैंने सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट समझाया था अभी, जो एग्जांपल थी आपकी सब्सटेंस और फॉर्म की, व्हेन ट्रांजैक्शन लैक्स अ कमर्शियल सब्सटेंस। तो मैंने कहा अगर आपने एक चीज बेच दी है और बेचने के बाद भी वो चीज आपके पास है, तो यानी कि आपने उसको सेल करके रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लिया है, तो हकीकत में वो सेल नहीं है बल्कि वो एक लोन ट्रांजैक्शन है और आपने अपनी इन्वेंट्री को सिक्योरिटी रखवा के क्या किया, लोन जनरेट किया। ये तमाम बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद जनाब फोर्थ पॉइंट एग्जाम में ये आ सकता है, मतलब ये नहीं कि फोर्थ पॉइंट आपके पास है जो कि कंट्रोल के एग्जिस्ट होने को बताता है, वो क्या है, द कस्टमर हैज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द एसेट। फॉर एग्जांपल, if an entity has sold goods but retains the responsibility for delivery to the customer, the entity is likely to retain the control। यानी अगर आप गुड्स बेच चुके हो लेकिन स्टिल आपको उन गुड्स की डिलीवरी करना क्या हो, बाकी वो डिलीवरी आपके जिम्मे हो, यानी कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और रास्ते का रिस्क जो है वो आप बतौर सेलर बेयर कर रहे हो, तो फिर गुड डिस्पैच होने के बावजूद भी आपके लिए सोल्ड नहीं जब तक कि वो आपके कस्टमर के दरवाजे तक ना पहुंच जाए या कस्टमर उन गुड्स को रिसीव ना कर ले। ठीक है ना, ये बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। उसके बाद द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट, तो आप जानते हैं अगर किसी केस में कस्टमर की एक्सेप्टेंस की जरूरत है तो आप क्या करेंगे बेटा, आप जब तक कस्टमर उन गुड्स को एक्सेप्ट ना कर ले जैसे सेल ऑन अप्रूवल, तब तक गुड्स डिलीवर होने के बावजूद भी आपके लिए सोल्ड नहीं होते। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो हमारे सामने बुनियादी सिचुएशन है कि एक मेथड है रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर द टाइम। ओवर द टाइम मतलब जो सिमिलर नेचर की गुड्स आप सीरीज ऑफ गुड्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ उनके रेवेन्यू को हम कैसे रिकग्नाइज करें। तो मैंने कहा अगर कोई मेंटेनेंस सर्विसेज हैं और वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पर मंथ के हिसाब से आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें, जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतनी सर्विसेज डिलीवर होती चली जा रही हैं। अगर कोई एजुकेशनल सर्विसेज थी, कोई कोर्स था 6 महीने का कोर्स था, तो 6 महीने से जितने मंथ्स जितनी कोर्स की कवरेज होती जा रही है उस हिसाब से उस रेवेन्यू को आप रिकग्नाइज कर लें। लेकिन कुछ केसेस में आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ कि वो कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो क्या है उनको ध्यान में रखिएगा। मेथड्स फॉर मेजरिंग रेवेन्यू ओवर टाइम। आउटपुट मेथड्स, outputs are the goods or services finished and transferred to the customer। outputs जो हैं वो क्या हैं, goods हैं या फिर सर्विसेज हैं जो कि फिनिश, जो खत्म की हैं आपने सर्विसेज फिनिश की हैं या ट्रांसफर की हैं कस्टमर को। इन अदर वर्ड्स द आउटपुट मेथड मेजरमेंट रिजल्ट्स अचीव, यानी इट मींस दैट आपने अब जैसे मिसाल के तौर पर एक मैगजीन है, वो आपके कस्टमर ने 12 महीने के लिए बुक करवा लिया, तो अब वो मैगजीन आप जितने मंथ्स का डिलीवर कर चुके हैं उतने मंथ्स का आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें। ठीक है,
तो आप कहीं पर रेवेन्यू को मेजर करते हैं आउटपुट की बेस पर, ठीक है। तो आउटपुट की बेस पर रेवेन्यू मेजर करने के मुख्तलिफ तरीकेकार हो सकते हैं। तो लिखा हुआ क्या है, दिस मेथड रिकॉर्ड्स रेवेन्यू बाय मेजरिंग द वैल्यू टू कस्टमर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज। नंबर 1 के लिखा हुआ आ रहा है सर्वेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, मतलब खास तौर पे कंस्ट्रक्शन में ये इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है कि आप एक सर्वे करवा लो। सर्वे करवा लो मतलब कि यार अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 1 साल उसको हो गया है लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, या कंपनी का ईयर एंड आ गया है, उस पॉइंट तक जितना काम कंप्लीट हो गया है उतने परसेंट को आप रेवेन्यू के तौर पे रिकग्नाइज कर लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के। मतलब मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की 1 करोड़ रुपए है, और अगर बिल्डिंग जो है अब तक 40% कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो 40% सर्विसेज अगर आप परफॉर्म कर चुके हैं, तो आप एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर को बुलाइए, वो आके क्या करे, आपके क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को एनालाइज करे, सर्वे परफॉर्म करे, और वो बता, वो एक परसेंटेज दे कि अब तक कितना परसेंट काम मुकम्मल हो चुका है। अब जो परसेंटेज देगा उसके हिसाब से आप क्या करें, रेवेन्यू रिकग्नाइज कर ले। तो सर्वेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, ठीक है जी। तो अगर मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी और आप 40% काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो 1 करोड़ का 40% 40 लाख के तौर पर आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर चुके हैं, ठीक है। एक कंपनी ने आपको 1000 मोबाइल फोन प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दिया। फॉर एग्जांपल मोबिलिंक है, वो एक चाइनीज कंपनी को 1000 मोबाइल फोन प्रोड्यूस करने का ऑर्डर देती है, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो एक साथ फुलफिल नहीं होना। चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी जो है वो ओवर द टाइम क्या करेगी, 300 यूनिट, फिर 300 यूनिट, और फिर 400 यूनिट कर डिलीवर कर देगी। मतलब टोटल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं मोबाइलिंग कंपनी के लिए, ताकि मोबाइलिंग कंपनी और मोबाइल फोन को अपने पैकेजेस के साथ क्या कर सके, आगे बेच सके। तो अगर टोटल 1000 यूनिट्स बनने थे, उसमें से 300 यूनिट बनकर मोबाइलिंग को डिलीवर किए जा चुके हैं, तो मोबाइल फोन कंपनी 300 यूनिट्स की के अमाउंट को, जो भी सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकती है। यूनिट्स प्रोड्यूस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। उसके बाद क्या, यूनिट्स डिलीवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स टू बी डिलीवर्ड। मिसाल के तौर पर जनाब, कि अगर एक बिल्डिंग को स्क्रैप और रीप्लास्टर करना है, ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 50 बिल्डिंग का आपको ऑर्डर मिला है स्क्रैप और रीप्लास्टर करने का। तो 50 में से अगर आप 20 बिल्डिंग स्क्रैप और रीप्लास्टर कर चुके हैं, तो 50 में से 20 बिल्डिंग्स की आप सर्विसेज दे चुके हैं, तो उन 20 बिल्डिंग्स का सर्विसेज का आपका राइट टू रिसीव क्या हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन अचीव्ड, ठीक है जी। अब कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन अचीव का मतलब क्या है, कि एक टारगेट है जो आपने क्या करना है, अचीव करना है। यानी एक टारगेटेड रेवेन्यू आपने सेट किया हुआ है ना, तो वो टारगेटेड रेवेन्यू क्या करना है, आपने अचीव करना है। तो माइलस्टोन जितना अचीव होता चला जाएगा, जितने परसेंटेज से उतने परसेंटेज से आप उस रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते रहेंगे। एग्जाम्पल मैं कवर कर रहा हूँ, साथ साथ इसकी हम क्या करते हैं, डबल एंट्री बनाकर इसकी एग्जाम्पल को हम सीख लेते हैं। और आखिर में हमारे पास क्या है, कि अगर हम रेवेन्यू बेस्ड परसेंटेज कैलकुलेट अगर ना कर पाए, तो फिर हम इनपुट मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनपुट मतलब कि वो काम परफॉर्म करने के लिए हमारी जेब से कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है। तो कॉस्ट इनकर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, लेबर आवर्स यूज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर आवर्स टू बी यूज्ड, मशीन आर यूज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मशीन आवर्स टू बी यूज्ड। तो ये तमाम बातें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ रख देता हूँ। लिखा हुआ क्या है, उमर इज डेवलपिंग अ न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कस्टमर, द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। उमर इज सर्टेन अबाउट द आउटकम, यानी उमर समझता है कि वो टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेगा, लिहाजा उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस में कोई कमी वाकया नहीं होगी। वो पेनल्टी वाली बात आपको याद होनी चाहिए। द ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। जो सर्विसेज इस कॉन्ट्रैक्ट में दी जा रही है वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो कि ओवर द टाइम सेटिस्फाई की जाएंगी। द टोटल रेवेन्यू विल बी ₹700,000 and the cost expected to be 400,000.
cost of rupees 150,000 have been incurred to date. यानी कि 4 लाख जो कॉस्ट इस 7 लाख के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए टोटल 4 लाख की कॉस्ट खर्च होनी है, मतलब 7 लाख माइनस 4 लाख इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके आपको प्रॉफिट होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप 4 लाख में से 1.5 लाख की कॉस्ट खर्च कर चुके हो। तो अब उमर मेजर्स अ परसेंटेज कंप्लीशन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट इनकट टू डेट। आज ईयर एंड तक 4 लाख में से 1.5 लाख की कॉस्ट खर्च हो चुकी है अगेंस्ट टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। व्हाट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द ईयर एंड। तो क्या करो, 1.5 लाख को उठाओ, डिवाइड करो किससे, 4 लाख से। 1.5 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो जब 1.5 लाख को डिवाइड करोगे 4 लाख से तुम्हें एक परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये वर्किंग देखो, 1.5 लाख डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, तो आंसर आ रहा है 262,500। यानी आप 7 लाख के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से 262,500 को अपना रेवेन्यू मान सकते हो। ठीक है, और इतना आपने क्या किया, रेवेन्यू कहते हैं रिकॉग्नाइज किया। 1.5 लाख उसकी क्या है, कॉस्ट है। तो क्या करोगे आप, 262,000 में से 1.5 लाख क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, यस और बताइए। उसके बाद on November 1, 2017, Shahid receives an order from a customer for 30 computer as well as 12 months technical support for computers. Shahid delivered the computer and transferred its legal title to the customer on the same day. The customer paid rupees 25,000 upfront. The computer sales for rupees 20,000 and technical support sales for rupees 5,000. How revenue should be recorded for the year ended 31 December? तो जनाब 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करना है, जिस पर हमने अपने इसको कंक्लूड किया था। तो लिखा हुआ क्या गया जनाब, below is how 5 step model will be applied. Identify the contract. Step number 1, there is a contract between Shahid and its customer for the provision of goods, computer and services, technical support services. Step number 2, identify the separate performance obligation within a contract. There are 2 performance obligation promises within a contract: the supply of computer, the provision of technical support services over a year. उसके बाद step number 3, determine the transaction price. The total transaction price is rupees 25,000 per computer. उसके बाद step number 4, allocate the transaction price to performance obligation in the contract. No need for any allocation as a transaction price is what, stand alone selling price. हमने कहा जब transaction price क्या होगी, stand alone selling price होगी, तो फिर आपको वो apportionment करने की जरूरत नहीं होगी। yes or no बोलिए बेटा, response दीजिए। तो आप जरा देखें ना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 30 कंप्यूटर हैं, 12 महीने की टेक्निकल सर्विसेज है। ठीक है, तो कस्टमर ने क्या किया, 25,000 रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पे किया। सही है, आमतौर पे आप कंप्यूटर को अलग से सेल करते हैं 20,000 का, और टेक्निकल सपोर्ट को बेचते हैं कितने का, 5,000 का। सिंपल बात हो गई। तो अगर मैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का सम करूं 20 और 5, तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का सम भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बराबर आ रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कोई इम्प्लिसिट डिस्काउंट मौजूद नहीं है। बताइए, ऐसा ही है? क्या कहते हैं ना? तो इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू यानी ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनाब कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोट की है उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हर एक आइटम जो है वो अपनी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर ही है। ये बात मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में कर चुका हूँ। तो अब लिखा हुआ क्या है कि भाई कंप्यूटर जो है वो तो क्या है, गुड्स हैं, वो तो पॉइंट इन टाइम में क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज होगा जनाब। द कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हैज बीन पास टू द कस्टमर, सो full revenue of rupees 20,000 for 30 computers, rupees 600,000 should be recognized immediately. Or number 2, technical support services. So technical support services is overtime.
technical support is provided over time 12 months, so revenue from this should be recognized over time for the year ended 31st December 2017. ठीक है जी। तो मतलब क्या है, तो अगर ईयर एंड हुआ है तो 5,000 के हिसाब से क्या करें आप, 30 कंप्यूटर्स निकालें तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा ओवर द फॉरवर्ड सर्विसेज, और जितने मंथ्स गुजरे ईयर एंड तक उतने मंथ्स का एलिमेंट क्या कर लें हम निकाल लें। तो शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज। तो ये आपके सामने सारी बातें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। एक आपको 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करके दिखा दिया। अब अगर एग्जाम में ये 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करने का बोलता है तो आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, आप इस तरह ये 5 स्टेप मॉडल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं वो तमाम एग्जाम्पल्स जो मैंने वीडियो लेक्चर में वर्बली कवर की हैं और जिनकी एंट्रीज क्या थी, रिक्वायर्ड थी, तो मैं उनकी एंट्रीज क्या कर दूं, कवर कर दूं। साथ साथ हम एक एग्जाम्पल और कवर कर लेते हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लें क्या है। ऑन जनवरी 1 2017 बिलाल एंटर्स इनटू अ 12 month पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल फोन। द कॉन्ट्रैक्ट इज विद मोबाइल जोन and term of the plan are Bilal receives a free handset on 1st January 2017। कंपनी कहती है हमसे सर्विसेज लें, हम आपको मोबाइल फोन फ्री देंगे, तो इन रिलेटिव मोबाइल फोन फ्री नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल pays a monthly fee of rupees 2000 which includes unlimited free minutes, free SMS for all network providers and 5 GB free internet services. Bilal is billed on the last day of the month. Bilal may purchase the same handset from Mobile Zone for rupees 20,000 without payment plan. अगर ये मोबाइल फोन अलग से खरीदा जाता तो कितने का मिलता, 20,000 का मिलता। They may enter into a payment plan without handset, in which case the plan costs them rupees 1,500 per month। और अगर आप बगैर मोबाइल फोन के यही प्लान हासिल करते तो ये प्लान आपको कितने का पड़ता बेटा, 1,500 रुपए का पड़ता। द कंपनीज ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2017। तो जनवरी 2017 को ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, 31 दिसंबर ईयर एंड है। तो अब आप देख लें स्टेप बाय स्टेप इसकी कहते हैं एप्लीकेशन, वो क्या है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। मोबाइल जोन हैज 12 month contract with Bilal. Identify the separate performance obligation in the contract. In this case, there are two distinct performance obligations: the obligation to deliver the handset, the obligation to provide network services over the 12 months। तो हैंडसेट जो है वो पॉइंट इन टाइम पे है और जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो 12 महीने में होंगी, मतलब वो ओवर द टाइम रिकग्नाइज होनी है। उसके बाद डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, द स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज व्हाट 24,000। कैसे निकाला भाई, 2,000 रुपये पर मंथ पे करना है तो 12 इंटू 2,000 हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या कहता है, एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जरा सोचे ना कि अगर हैंडसेट आप अलग से खरीदते तो हैंडसेट कितने का पड़ता आपको, 20,000 का। अगर आप नेटवर्क सर्विसेज लेते कितने की, अलग से बगैर हैंडसेट के, तो 1,500 मल्टीप्लाई 12 ये पड़ती कितने की, 18,000 की। ये टोटल अलग अलग कितने का पड़ता आपको, 38,000 का। लेकिन अभी मिला के कितने का पड़ रहा है, 24,000 का। ये कैसे पड़ रहा है 24,000 का, क्योंकि आप 2,000 रुपए के हिसाब से क्या कर रहे हैं, 2,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें, 24,000 बन जाएगा। अब क्या करें, अब सवाल है कि 24,000 में आप हैंडसेट कितने का बेच रहे हैं, 24,000 में आप नेटवर्क सर्विस कितने की दे रहे हैं। तो 20,000 डिवाइड बाय 38,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 24,000। तो ये आंसर बनेगा 12,631। अपने कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लीजिए। 18,000 डिवाइडेड बाय 38,000 मल्टीप्लाई बाय 24,000, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया कि जैसे ही आप क्या करें,
जैसे आप क्या करें, हैंड सेट डिलीवर करें तो उस हैंड सेट को आप रिकग्नाइज करें इस वैल्यू पर, और पर मंथ जब आप नेटवर्क सर्विसेज दें तो अगर आप क्या करें, इसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप, 12 कर देंगे, तो आपको पर मंथ का अमाउंट मिल जाएगा। बिलिंग आप 2000 की करेंगे, जाहिर सी बात है 2000 की बिलिंग में आपको अमाउंट रिकवर होगा ये, और बाकी अमाउंट ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने सारी बात आ जाएंगी यहाँ पर। तो स्टेप नंबर 5 की एप्लीकेशन आ गई यहाँ पर आपके सामने। क्या है, recognize the revenue when or as the entity satisfies the performance obligation. When the entity transfer promised goods or service to a customer, this applies to each of the performance obligation. When Mobile Zone gives handset to Bilal, it recognizes the revenue of rupees 12,631. When Mobile Zone provides network services to Bilal, it needs to recognize the total revenue of rupees 11,369. Each month revenue of rupees 947 will be recorded. तो मंथली जो सर्विसेज देते जाएंगे तो मंथली इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते रहेंगे पर मंथ के हिसाब से ओवर द टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल कवर करने जा रहा हूँ ताकि ये कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं कवर होता है। देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे होंगे आप सब लोग, स्क्रबर्स लिमिटेड। तो ये आपके सामने अभी मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाली बात का करूंगा, यहाँ पे मुकम्मल कर लूंगा इस सिनेरियो के अंदर। Scrubbers Limited signed an agreement whereby it is to scrap and replaster 50 buildings. Scrubber Limited जो है वो एक क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर है जिसका काम क्या है, बिल्डिंग को स्क्रैप करना और रीप्लास्टर करना। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रुपीज 80,000। जब ये 50 बिल्डिंग को स्क्रैप और रीप्लास्टर करेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके उसको कितनी कीमत मिलेगी, 80,000 रुपए। द एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज रुपीज 50,000, और इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की टोटल कॉस्ट कितनी है, 50,000। तो अगर 80,000 इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके मिलने हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए आपकी जेब से 50,000 क्या होने हैं, खर्च होने हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, बताइए सब लोग। इस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या है, प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम प्रॉफिट। सही है ना बेटा? अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है, द फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल at year end 31 December 2013 अकॉर्डिंग टू द सर्वेयर। अभी आई थी ना बात, सर्वेयर को बुलाएं और वो आपको बताएगा जनाब कि आपने कितना परसेंट काम मुकम्मल कर लिया है। तो वो ऑप्शन एक दे रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू द सर्वेयर, आपने एक सर्वेयर को बुलाया, ₹50,000 ऑफ द वर्क हैड बीन डन एंड मे बी इनवॉइस्ड। वो कहता है 80,000 में से तुमने 50,000 का काम मुकम्मल कर दिया है, तुम इसका बिल बनाकर अपने कस्टमर को भेज सकते हो। अभी बिल्डिंग पूरी मुकम्मल नहीं हुई लेकिन इस ईयर एंड पे इतना काम मुकम्मल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ये आउटपुट मेथड के जरिए हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मुकम्मल कर रहे हैं। मतलब अगर 80 में से 50,000 का काम मुकम्मल हो चुका है तो जरा आप सब लोग 50,000 को डिवाइड करें किससे, 80,000 से, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो पता लग जाएगा जनाब कितना परसेंट काम मुकम्मल हो चुका है, बताइए। 62.5%। ओके, जबरदस्त। ओके ना। अच्छा जी, एक और आउटपुट मेथड आने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्क्रबर्स लिमिटेड 30 बिल्डिंग्स हैड बीन स्क्रैप्ड एंड रीप्लास्टेड। स्क्रबर्स लिमिटेड के मुताबिक आपने 30 बिल्डिंग स्क्रैप करके रीप्लास्टर कर दी। तो अगर आप यूनिट्स या सर्विसेज परफॉर्म्ड को देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सर्विसेज टू बी परफॉर्म, तो अगर आप यूनिट्स डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई मुझे 50 बिल्डिंग स्क्रैप और रीप्लास्टर करनी थी, अगर मैं 50 में से 3 स्क्रैप और रीप्लास्टर कर चुका हूं तो मैं 50 में से 30 स्क्रैप और रीप्लास्टर करके कितना परसेंट काम मुकम्मल कर चुका हूं, बताओ। 60%। जबरदस्त।
तो मैं टोटल रेवेन्यू का 60% जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या, कॉस्ट ऑफ ₹35,000 हैव बीन इनकर्ड टू डेट। अब तक जो है 50,000 में से 35,000 की कॉस्ट खर्च हो चुकी है। तो अगर 35,000 को डिवाइड करता हूँ 50,000 से, तो कितना परसेंटेज बनता है बताइए। 70%। तो अगर आप कॉस्ट इनकट टू डेट वाला बेस इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप रेवेन्यू का 70% रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यस और नो। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कहता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड ड्यूरिंग मार्च 2014 अकॉर्डिंग टू बोथ द सर्वेयर एंड द स्क्रबर्स लिमिटेड आफ्टर अ फर्दर कॉस्ट ऑफ ₹15,000। ये फर्दर का मतलब क्या, 50 से ऊपर नहीं, 35 आपने खर्च की थी पिछले साल, फर्दर कितनी खर्च की, 15,000, 35 और 15 कितना हो गया, 50,000। ठीक है, 35 आप खर्च चुके थे, 15 जब आपने फर्दर खर्च की तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑल 50 बिल्डिंग्स हैड बीन स्क्रैप्ड एंड रीप्लास्टर्ड बाय द एंड ऑफ 2014। तो जो रिमेनिंग बिल्डिंग थी वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में मुकम्मल हो गई। तो आप बताइए पहले अकाउंटिंग पीरियड में कितना और दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में हम कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अब वो कहता है शो द रिलेटेड revenue related journal entries for 2013 and 14 assuming that the percentage of completion is based on surveys of work performed, services already performed as a percentage of total services to be performed, and number third, cost incurred to date as a percentage of total expected cost। तो आइए जरा देखते हैं कि अगर हम इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो हम रेवेन्यू किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। नंबर 1, सर्वे ऑफ, जवाब दें, सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। ठीक है, सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। अब जनाब 31 दिसंबर 2013, ये मेथड ये कहता है जनाब कि 80,000 आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मतलब 50,000 का सर्वेयर आया, उसने बोला आप 50,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो आपने एंट्री क्या बनाई जनाब, रिसीवेबल डेबिट। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से, 50,000 से, क्योंकि डायरेक्ट उसने अमाउंट दिया हुआ। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट भी वर्कआउट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट करनी है। ठीक है, कैश बैंक या पेएबल क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। तो कॉस्ट टोटल कितनी है, 50,000। अब आपने कॉस्ट उसी परसेंटेज से निकालनी है जिस परसेंटेज से आपने रेवेन्यू निकाला है। 50,000 का काम मुकम्मल हो चुका है आउट ऑफ 80,000, और अगर आप मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे, 50, तो आप 50,000 में से अगर 50 डिवाइड बाई 80 का परसेंटेज, जो कि 62.5% आया था मेरे ख्याल से, अगर आप 62.5% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हो तो आप कॉस्ट का भी 62.5% का कर लो, एक्सपेंस मान लो। क्या आंसर आया बेटा, 31,250। ठीक है, और बाकी रेवेन्यू अगले अकाउंटिंग पीरियड में कब, 31 मार्च 2014 को। तो
क्योंकि बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कर देंगे, ठीक है। और बैंक या पेएबल क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब करना क्या है, अब मेरी बात सुनना बहुत गौर से। देखो इस तरीके से फॉलो करना। अब बताओ 31 मार्च 2014 को 100% काम मुकम्मल हो चुका, यस और नो, बताइए भाई, सब लोग जवाब दें प्लीज। 31 मार्च 2014 को 100% काम मुकम्मल हो चुका, तो आप लिखें भाई हम एलिजिबल हो गए 100% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए 80,000। लेकिन हम क्योंकि 80,000 में तो 50,000 पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो अब हमें रिमेनिंग अमाउंट रिकॉग्नाइज करना है। हमेशा हम जो वैल्यू लेंगे ना वो कम्युलेटिव लेंगे, कि अब तक कितना काम मुकम्मल हो चुका है और उसमें से हम कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो अब तक 80,000 का काम मुकम्मल हो चुका है, उसमें से 50,000 का हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो वैल्यूज हमेशा वर्किंग में कम्युलेटिव ली जाएंगी, कम्युलेटिव मतलब पिछली वैल्यूज मिलाकर, ठीक है। इससे एक बेनिफिट होगा, अगर कोई चेंज आता है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस चेंज को आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। खैर, तो ये आंसर क्या आता है बेटा, 30,000 से रिसीवेबल डेबिट और 30,000 से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा अब देखिएगा तवज्जो से, कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म हो चुका है, तो 50,000 की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर हो चुकी है, यस और आउट ऑफ 50, क्या ख्याल है? ऐसे ही अगर इसको मल्टीप्लाई क्या करें, 50 करें, तो आंसर 50 ही आएगा। सॉरी, मैं इसको सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म से कर रहा हूँ, मतलब 80 का रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं आउट ऑफ 80, तो आंसर क्या आया, 100% आ गया। उसको मल्टीप्लाई 50 करें, आंसर 50 आएगा, मतलब आप 50,000 की कॉस्ट इनकर कर चुके हैं। तो अगर आप 50,000 की कॉस्ट इनकर कर चुके हैं और उसमें से आप 31,000 यानी अब तक पूरे 50,000 की कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए, जिसमें से 31,250 आप पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तब रिमेनिंग कितना बचता है बताइए, 18,750। तो 18,750 को आप क्या मान लें, रेवेन्यू मान, 18,750 क्या मान लें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मान लें, ठीक है। तो ये आपके पास पहला मेथड आ गया था, इसका नाम क्या था, सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं। यूनिट्स completed as a percentage of total units to be completed। तो यहां पर आपका रेवेन्यू का जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है ओवर द टाइम रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके लिए क्या होगा, आपको यूनिट्स को इस्तेमाल करना है। तो अब तक आप कितने यूनिट बना चुके हैं, 30, कितने में से, 50 में से, मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80,000 से,
तो 30 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 80,000, आंसर क्या आएगा? 80,000 का 60%, बताइए कितना बन रहा है? तो इस सेकंड मेथड के तहत जो है वो आप कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बताइए प्लीज। 48,000। तो 48,000 से क्या हुआ? रिसीवेबल डेबिट हो गया, और 48,000 से क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्रेडिट हो। अब इस तरीके से आप कॉस्ट वर्कआउट कर लीजिए। बिल्कुल, वो कॉस्ट आप कैसे वर्कआउट करेंगे? 30 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 50, कि अगर 50,000 कॉस्ट थी 50 बिल्डिंग को मुकम्मल करने की, उसमें से 30 बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी हैं, तो कितनी कॉस्ट हम खर्च कर चुके हैं, मतलब कितनी कॉस्ट इसके अगेंस्ट मैच होनी चाहिए? 30,000। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब ईयर 2 में 31 मार्च 2014 तक क्या हुआ? इस डेट तक हम, बताइए जरा, इस डेट तक हम कितनी बिल्डिंग मुकम्मल कर चुके हैं? पूरी 50। तो मैंने क्या बोला? वैल्यूज लेनी है मुझे कम्युलेटिव। तो हम 50 बिल्डिंग मुकम्मल कर चुके हैं, टोटल कितने में से? 50 में से। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 80,000 करूंगा तो हम 100% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होगा? एलिजिबल होगा। लेकिन क्योंकि हम 48 में से 80 में से 48 पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? डिफरेंस निकालना चाहिए। वो डिफरेंस क्या बेटा? 32,000। ठीक है जी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी निकालना है, 50 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 50,000, मतलब पूरी कॉस्ट अब तक इनकर हो चुकी है, जिसमें से 30,000 की कॉस्ट आप पहले ही एक्सपेंस मान चुके हैं। तो अब मजीद कितना मानेंगे? 20,000। तो बेटा ये मेथड क्या कहलाएगा आपके पास? यूनिट्स कंप्लीट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स टू बी कंप्लीटेड। इस सेकंड मेथड था, उसके जरिए हमने रेवेन्यू रिकग्निशन सीख ली। अच्छा जनाब, दोबारा आगे बढ़ते हैं इसके लिए। ठीक है जनाब। अब उसके बाद थर्ड मेथड है जो कि हमारा आखिरी ऑप्शन होता है। जब हमारे पास कोई रास्ता अवेलेबल नहीं होता तो हम इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? कॉस्ट इनकर टू डेट। कॉस्ट इनकर टू डेट। ठीक है, तो कॉस्ट इनकर टू डेट का मतलब क्या है? कि अब तक जितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है उसके जरिए उसको टोटल कॉस्ट का से डिवाइड करके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाला जाए। मतलब ये सबसे आखिरी ऑप्शन होगा। अगर आपके पास सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म का ऑप्शन नहीं है, यूनिट्स वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप ये आखिरी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इससे हम बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ डिजाइनर बोले वैसा कर दीजिए आप। तो अब क्या करते हैं जनाब? अब तक आप 35,000 की कॉस्ट इनकर कर चुके हैं आउट ऑफ 50,000, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दें आप? 80,000 से। तो बताइए कितना रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए? 35 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना? 56,000। 56,000 से आप रिसीवेबल डेबिट कर दें, 56,000 से आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्रेडिट कर दें। और अगर मैं 35 को डिवाइड बाय 35 को डिवाइड बाय 50 करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 50,000 करूंगा, तो आंसर तो 35,000 ही आएगा ना बेटा। तो इस केस में क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकला ही कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट इनकट टू डेट है वही आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहलाएगी।
अनलेस केस में कोई प्रीवियसली अमाउंट रिकॉग्नाइज पहले से शामिल हो। उसके बाद अगला अकाउंटिंग पीरियड, ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड किया आपने? 31 मार्च, 31 दिसंबर 2013। और ये कब रिकॉर्ड किया? 31 मार्च 2014। और इस डेट पर पूरी 50,000 की कॉस्ट इनकर हो चुकी है, डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 80,000। तो आप पूरा 80,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन इस क्योंकि 80,000 में से आप 56,000 पहले रिकग्नाइज कर चुके हैं, तो लिहाजा आप रिमेनिंग अमाउंट रिकग्नाइज करें कितने से? 24,000। उसके बाद जनाब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑब्वियसली क्या है? 50 डिवाइड बाय 50, कॉस्ट इनकर टू डेट जो है 50,000 है, और अब तक जो टोटल कॉस्ट इनकर करनी थी वो भी 50,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, तो पूरा 50,000 बतौर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकग्नाइज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें से 35,000 आप पहले रिकग्नाइज कर चुके थे, तो अब कितना अमाउंट एलिजिबल फॉर रिकग्निशन है? वो कितना है? 15,000। ठीक है जी। तो ये तीनों मेथड मैंने आपको करके दिखा दिए कि अगर ओवर द टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रही हो और वो लॉन्ग टर्म नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हों जिनको परफॉर्म करते हुए आपके बीच में ईयर एंड आ जाएगा, तो फिर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इन तरीकों से आपको सिखाई जा रही है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? बताइए, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है बेटा, अब वो जो बात करनी थी हम ना फ्यूचर वैल्यू वाली, पेरेंट वैल्यू निकालने के लिए, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, an enterprise sales machine on 1st January 2014. The terms of sale are that enterprise will receive rupees 5 million on 31 December 2016. आपने एक मशीन बेची है 1 जनवरी 2014 को, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको जो अमाउंट मिलेगा 5 मिलियन कब मिलेगा? 31 दिसंबर 2016 को, 2 साल बाद। तो क्रेडिट टर्म क्या है? मटेरियल है। अगर आप आज की डेट पे कोई रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे तो आप निकालेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सिनेरियो डेवलप करता हूँ आपके सामने कि सिनेरियो क्या बन रहा है। 0, 1 और 2। ये कौन सी डेट है बेटा? 1 जनवरी 2014। ठीक है, ऐसे ही है। इसको आप 15 कर लोगे, 15 पे 2 साल खत्म हो गए ना। ओके, 16 पे 2 साल, 15 करोगे तो 15 पूरा, और 16 पर 2 साल खत्म हो गए आपके। तो इसको मान लिया मैंने 1 जनवरी 2015। ये डेट क्या है? 31 दिसंबर 2015, जहाँ पे 1 साल खत्म हो रहा है। और ये डेट क्या है? 31 दिसंबर 2016। आपको 5 मिलियन यहाँ मिलने हैं, और आपने निकालनी है इसकी क्या? प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट करके यहाँ लाना है ताकि आप सेल रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है ना? तो आप रिकॉर्ड करें रेवेन्यू कब? 1 जनवरी 2015 को रिसीवेबल डेबिट कर दें,
सेल्स क्रेडिट कर दो, 5 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1.06 की पावर -2। बताइए क्या आंसर आता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है पहली जनवरी 2015 को, 4,449,000, राउंड करके लिखो उसको 4.45 मिलियन। तो मैंने लिखा रिसीवेबल डेबिट 4.45 मिलियन से, सेल्स क्रेडिट 4.45 मिलियन से, सही है। लेकिन अब क्या होगा, जब एक साल गुजरेगा तो ये वैल्यू यहां से यहां मेच्योर होगी, तो लाइबिलिटी में जो साल के एंड पे इजाफा हो रहा है वो इजाफा आपकी फाइनेंस इनकम है, यानी आप इस पर आप जो 4.45 की चीज 5 मिलियन की बेच रहे हो, तो डिफरेंस जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट इनकम है, रिसीव करने वाले के लिए इनकम है, पे करने वाले के लिए एक्सपेंस होगा। तो इट मींस 31 दिसंबर को एक एडजस्टमेंट पास होगी, वो क्या है कि रिसीवेबल डेबिट होगा, ठीक है, और फाइनेंस इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। फोर पॉइंट फोर फाइव मल्टीप्लाइड बाय 0.06, ठीक है। इंटरेस्ट का एलिमेंट निकालो ना यार, फ्यूचर वैल्यू मत निकालो, 4.45 पे इंटरेस्ट निकालो 6%, 4.45 का 6%, या फिर आप जिस तरह करना चाह रहे हो उस तरह भी कर सकते हो। कैसे, 4.45 को आप ले आए 1.06 से मल्टीप्लाई करके एक साल आगे, उसमें से 4.45 का कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है। क्या आंसर बनता है, 0.267। तो 0.267 से आपका रिसीवेबल बढ़ जाएगा और 0.267 से आपकी इनकम बन जाएगी जो कि इंटरेस्ट इनकम कहलाएगी। फिर आपको पहुंचना है 31 दिसंबर 2016 पर, तो ये लायबिलिटी जो है वो यानी रिसीवेबल जो है वो यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है। रिसीवेबल डेबिट, फाइनेंस इनकम क्रेडिट, हमें पता है एंड वैल्यू 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन से अगर हम क्या करते हैं माइनस करते हैं 4.417, जो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे बन रही थी मेच्योरिटी वैल्यू 4.717, तो क्या बन जाएगी बेटा, फाइनेंस इनकम बन जाएगी। तो 0.283 से डेबिट कर दिया, 0.283 से क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, सही है। इस तरह ये अमाउंट रिसीवेबल के अंदर मेच्योर होकर कितना बन गया, पूरा 5 मिलियन, और आप इसको पे कर देंगे, रिसीव कर लेंगे, यानी इस डेट पे एंट्री बन जाएगी फिर बैंक डेबिट 5 मिलियन से, रिसीवेबल क्रेडिट 5 मिलियन से, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया कि जब क्रेडिट टर्म मटेरियल हो तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो, बताइए। ये एंट्री सिखा दी मैंने आपको बेटा। तो अब आप जरा इसको ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें इंस्टॉलमेंट आ रही है 40,000 की इंस्टॉलमेंट, 50 की और 29,700 की, और डिस्काउंट रेट है 10%। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, बताइए।
बिल्कुल ट्राई करें, लाजमी करें, करके बताइए अभी। जी जनाब, तो हम देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को। आपने क्या किया? अ कस्टमर परचेज एन आइटम ऑन 2 जनवरी 2001 टू बी पेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। एक कस्टमर ने एक आइटम परचेज किया आपसे जिसकी पेमेंट वो करेगा 3 साल में। 40,000 पे करेगा वो 2011 में, और 50,000 पे करेगा वो 2012 में, और 29,700 पे करेगा वो 2013 के एंड पर। अगर इन तीनों की निकाल ली जाए प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस पेमेंट यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% अमाउंट्स टू ₹100,000। ऑल रिकग्निशन क्राइटेरिया आर मेट, द ईयर एंड इज 31 दिसंबर। तो अगर ईयर एंड 31 दिसंबर, तो बताइए आप रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करेंगे? तो पहले जरा इसका टाइमलाइन बना लें, टाइमलाइन बनाकर जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 3 साल आपके पास है, और ये जो अमाउंट ये 31 दिसंबर 2011 हो जाएगा। ये 31 दिसंबर 2012 हो जाएगा, और ये 31 दिसंबर 2013 हो जाएगा। यहाँ पर आप की जो पहली इंस्टॉलमेंट 40,000 है, यहाँ इंस्टॉलमेंट 50,000 है, और यहाँ इंस्टॉलमेंट 29,700 है। ठीक है जी, आप निकाल लें इनकी जरा प्रेजेंट वैल्यू। यानी अगर आप इन सबको डिस्काउंट करके ले आते हैं जीरो पर, तो आप देखिए इनका आंसर क्या आता है। मतलब इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए बिल्कुल, और इसको भी यहाँ ले आए। यानी कि ठीक है, तो क्या करेंगे आप 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 की पावर -1, 1 साल पीछे। हाँ बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि मेरा काम तो सिखाना है कि नहीं है। मैं याद दिलाऊं नहीं दिलाऊं बेटा आपको कि भाई ऐसे निकालते हैं, फिर आप एग्जाम में नहीं दिया तो फिर क्या करोगे आप बताओ। तो मैंने सोचा याद दिलाते थे इसी बहाने 1.1 की पावर -2, और उसके बाद 29,700 इंटू 1.1 की पावर -3। ठीक है, जरा निकालिए इन सब की पेरेंट वैल्यू का आंसर। 40 इंटू 1.1 की पावर -1, जरा बताइए, एक एक वैल्यू का आंसर बताइए ना। 36,364। यहाँ से बना 36,364। उसके बाद 50,000 इंटू 1.13 की 1.1 की पावर -2, 41,322। और लास्ट वन इज व्हाट, 29,700 इंटू 1.1 की पावर -3, 22,314। तो क्रेडिट टर्म मटेरियल है, आपने निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू, और आप इस पर रिकॉर्ड कर दें सेल्स। टोटल कितना हो गया? 100,000।
सही जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जनवरी को जब आप गुड्स बेच रहे हैं उस डेट पर क्या करें, रिकॉर्ड करें। ठीक है ना। तब क्या करेंगे आप एंट्री पास करेंगे रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट कितने से, प्रेजेंट वैल्यू पर 100,000। जब कहाँ पहुंचे 31 दिसंबर 2011 पर, तो 1 साल की वैल्यू क्या हो गई, मेच्योर हो गई। ठीक है। तो अब क्या करें, लेकिन अब पेमेंट भी हो रही है, रिसीवेबल में कमी भी आ रही है, मतलब इंस्टॉलमेंट भी पे हो रही है, तो पैसे भी मिल रहे हैं आपको। कितने पैसे मिल रहे हैं, 40,000। बैंक डेबिट के 40,000 बस। अब इस 40,000 के अंदर कुछ पेमेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल है और कुछ पेमेंट जो है वो टुवर्ड्स द इंटरेस्ट है। तो बैंक डेबिट, फाइनेंस इनकम क्रेडिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है जी। तो अगर आप फाइनेंस इनकम निकाल लें कि ₹1,00,000 प्रिंसिपल था, उस पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना, 10%। आंसर क्या आ गया, 10,000 आ गया। 40,000 में से आपने 10,000 को अपना इंटरेस्ट इनकम माना और बाकी 30,000 पेमेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल हो गया। सही है बेटा। तो अब आपके पास यहाँ पर बैलेंस कितना बचा, 70,000। किसका, प्रिंसिपल का, यस और नो। 31 दिसंबर 2012 बैंक डेबिट किया, फाइनेंस इनकम क्रेडिट कर दिया, रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। बैंक डेबिट होता है कितने से, 50,000 से। तो इस पिछले साल के स्टार्ट पर, मतलब ये नहीं पिछले साल के एंड पर, इस साल के स्टार्ट पर आपके पास प्रिंसिपल कितना बचा होता, 70,000। 70,000 पे निकाला आपने 10% इंटरेस्ट, क्या आंसर आया, 7,000 आ गया। 7,000 से इनकम क्रेडिट, रिमेनिंग अमाउंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल है 43,000 से आपका प्रिंसिपल क्या हो गया, रिसीवेबल क्या हो गया, कम हो जाएगा। उसके बाद 31 दिसंबर 2013 बैंक डेबिट। ठीक है। फाइनेंस इनकम क्रेडिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये बताओ कि 70 में से 43 निकाले तो कितना बचता है बेटा, 27,000। 27,000 पे निकाला कि क्या आपने 10%, कितना माना, 2700। आपको पैसे कितने मिले, 29,700। अब आप क्या करें, 29,700 में 2700 तो आपकी इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम। बाकी अमाउंट आपने रिवर्स रिसीव का टुवर्ड द रिसीवेबल, कितना, 27,000। इस तरह आपका प्रिंसिपल का बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट वाला केस भी मैंने आपको समझा दिया और करवा दिया। कोई मसला बेटा, बोलो, बताओ। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको यहाँ से कल कंटिन्यू करूंगा सुबह से, और फिर बाकी ओवरऑल मैं रिवीजन आपके सामने रखूंगा। ठीक है। हाँ बेटा मोहसिन, लास्ट एंट्री में क्या हुआ है, देखो मोहसिन, शेड्यूल समझो ना इसका। प्रिंसिपल पहले कितना था मोहसिन, ₹1,00,000। पेमेंट हुई 40,000 की, उसमें इंटरेस्ट निकालो, बचा कितना, 30,000। 30,000 एडजस्ट हुआ टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बचा 70,000। अगले साल का इंटरेस्ट लगा 70,000 पे, 10% कितना बेटा, 7,000। तो जो अगली पेमेंट थी 50,000 की, उसमें से बेटा 7,000 क्या हुआ, इंटरेस्ट निकल गया।
बाकी 43,000 पेमेंट टुवर्ड द प्रिंसिपल थी, तो अगर आप क्या करो 70 में से 43 लेस कर लोगे तो आपका रिमेनिंग प्रिंसिपल बचेगा कितना, 27,000। फिर 27,000 में आपने लगाया इंटरेस्ट 10%, कितना, 2700। आपने आखिरी पेमेंट की है कितने की, 29,700 की, उसमें 2700 की इनकम निकाल दें तो 27,000 पेमेंट टुवर्ड द प्रिंसिपल है। अब आपके पास कोई प्रिंसिपल बचता नहीं है और आपकी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यस और नो, बोलो बेटा मोहसिन, बताओ। ठीक है ना, तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पर स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बात आपसे कल करते हैं।